तो दोस्तों फाइनली इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी लिंक्डइन वेबसाइट पे आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग हमें कल यानी 19 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड एक्स फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि आपको इस आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम लोग उनके लिए ही बात करेंगे जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड अगर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में आपको फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 30% का डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 30% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको मैक्सिमम 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों कल तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो आपको इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल जाएगा। सो अगर दोस्तों इसके लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए बात करें कि इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है तो ये दोस्तों 1700 से लेकर 1750 रुपए के बीच में कहीं लिस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस आईपीओ जो प्राइस था वो 1265 रुपए से लेकर 1329 रुपए पर शेयर रखा गया था, जिसके मुकाबले में अगर ये 1750 रुपए के आसपास लिस्ट होता है तो आपको इस आईपीओ में काफी अच्छी खासी लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकती है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए। सो मे भी इसका लिस्टिंग हमें 30% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर 30% के नीचे भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग जहां भी हो हमें हर सिचुएशन के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकता है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। सो इसमें फ्रेश एंट्री एंड लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो नो फैक्ट की दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में हमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है, जिसका आरओई एंड आरओसी दोनों 30% के ऊपर है। वही कंपनी के ऊपर लोन भी काफी कम है। यानी देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफी अच्छी है। बट वहीं दोस्तों अगर इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि अगर आप इसका कंपेयर इसके लिस्टेड पीयर ग्रुप इंडेजिन लिमिटेड एंड इंटीरियो हेल्थ केयर सोल्यूशन से करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 61 का है, जबकि इंटीरियो का पी रेशियो 90 का है एंड इंडेजिन का पी रेशियो लगभग 42 के आसपास है। बट दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडेजिन थोड़ी सी अलग हट के काम करती है, बट ओवरऑल ये तीनों कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने पीर ग्रुप के मुकाबले काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है। जबकि आप इसका यहाँ पे इबिटा मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि इबिटा मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन में ये कंपनी अपने पीर ग्रुप से भी काफी अच्छी है। सो ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी अपने पीर ग्रुप से काफी अच्छी नजर आ रही है। वहीं इस आईपीओ टोटल सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा खासा मिला हुआ था। यानी देखा जाए दोस्तों तो इस आईपीओ टोटल 50 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी ये आईपीओ ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का था जो पूरा का पूरा 50 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। बट दोस्तों अगर अकेले क्यूआईबी कोटा के बारे में बात करें तो इसका क्यूआईबी कोटा केवल 80 गुना के आसपास तक भरा हुआ था, जबकि इसका क्यूआईबी कोटा 75% का था। यानी दोस्तों अगर इसका क्यूआईबी कोटा इतना सब्सक्राइब हुआ था तो आप सोच सकते हैं कि क्यूआईबी की नजर में ये आईपीओ कैसा रहने वाला है। वहीं कंपनी के पास काफी हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम भी है, जिसके चलते ये कंपनी यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी अपना सर्विस देती है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि ये कंपनी अपना सर्विस इंटरनेशनल मार्केट में भी देती है। बट वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी अपना सर्विस तो इंटरनेशनल मार्केट में देती है, बट देखा जाए तो कंपनी का 98% से ज्यादा का रेवेन्यू केवल एक कंट्री से आता है जो कि है यूएसए, जहां पे रेगुलेशन काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। सो एक ही कंट्री से 98% का रेवेन्यू आना ये काफी बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए कि कंपनी अपना बिजनेस तो 3 कंट्री में एक्सपेंड की है बट 98% का रेवेन्यू केवल एक कंट्री से ही आता है। वहीं इस आईपीओ जो टोटल इशू साइज था वो दोस्तों ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास था। और ये देखा जाए तो ये सारा का सारा आईपीओ जो है दोस्तों वो ऑफर फॉर सेल के तहत था। यानी इस पैसे से इस कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ये सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है।
वहीं ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है दोस्तों, उस सेक्टर में तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, यानी इसी के जैसे सिमिलर काम करने वाली कंपनी मार्केट में काफी ज्यादा है, जिसमें आगे भी कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है। बट कंपटीशन की तुलना में दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के एट्रिशन रेट के बारे में, तो इस कंपनी का एट्रिशन रेट लगभग 45% के आसपास है। यानी देखा जाए दोस्तों तो एक साल में अगर इस कंपनी में 100 एम्प्लॉय आता है तो उसमें से एक साल में 45 एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला जाता है, जो कि काफी एक निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि एम्प्लॉय इस कंपनी के पास टिकता नहीं है। सो अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ 61 के पी पे लेके आ रही है। एंड अगर ये 1700 के आसपास तक लिस्ट होता है तो इसका पी रेशियो लगभग 78 के आसपास तक जा सकता है। जबकि हम अगर इसके पीयर ग्रुप के साथ तुलना करते हैं तो इसके एक पीयर ग्रुप का पी रेशियो ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो 2000 के करीब जा सकता है। बट ये भी याद रहे दोस्तों कि इस आईपीओ में आपको ब्लाइंडली फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है। आपको सबसे पहले इसके डिमांड एंड वॉल्यूम को देखना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। वहीं दोस्तों अब अगर हम बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग डे पे ही सेल करके निकल जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए थे तो आपको शॉर्ट टर्म में इस आईपीओ से जितना भी लिस्टिंग मिल रहा है उतना आप लिस्टिंग लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में पैसा केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही लगाते हैं। सो उनमें से अगर आप भी एक हैं तो आप इससे अपना लिस्टिंग बुक करके निकल सकते हैं। बट अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये काम भी कुछ यूनिक करती है, इसीलिए इस आईपीओ का जो डिमांड है वो काफी अच्छा रह सकता है। सो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर आप अपने कैपिटल पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप हाफ शेयर को सेल कर सकते हैं एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहेगा एंड जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप कुछ शेयर इसमें होल्ड करके छोड़ सकते हैं एंड बाकी बचे शेयर को सेल करके निकाल सकते हैं। बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको इस आईपीओ के ओपनिंग प्राइस को देखना है, प्री आईपीओ सेशन में ही इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करना तो मेक श्योर कि हमसे लाइव जुड़ना ना भूले, क्योंकि कल सुबह 8:30 बजे से ही हम लोग लाइव हो जाएंगे इस आईपीओ के लिस्टिंग डे को लेके। सो आप हमारे साथ लाइव जुड़ के इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं एंड इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ को लिस्टिंग डे पे सेल करने वाला है एंड कौन कौन इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि दोस्तों नीचे कमेंट करके हमें पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके ममता मशीनरी आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।